यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। The mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. Well, this is not the end of the Gaza. It's the beginning of it. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. एक साल पहले नेतन्याहू की जुबान पर जैसे सरस्वती बैठ गई थी। एक साल पहले जैसे हमास का काल खुद नेतन्याहू की जुबान से उसकी बर्बादी की भविष्यवाणी करवा रहा था। एक साल पहले हमास के आकाओं से लेकर आतंकियों तक ने अपनी कब्र खुद ही खोद ली। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का प्राण प्रमाण में बदल गया। हमास तो हमास, उसका धर्म साथी हिजबुल्लाह भी तबाह हो गया। सिर्फ 4 महीने का हाल देख लीजिए। पहले जुलाई में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। फिर सितंबर महीने में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह चला गया और अब अक्टूबर महीने में हानिया की गद्दी संभालने वाला खान यूनिस का कसाई याह्या सिनवार भी निपट गया। हमास चीफ हानिया की गद्दी संभालने वाले याह्या सिनवार को उम्मीद भी नहीं रही होगी कुल जमा 2 महीने 16 दिन बाद ही इजरायली सेना जहन्नुम में उसका पार्सल भी भेज देगी। लेकिन सवाल यह है कि याह्या सिनवार के मारे जाने की खबर को आखिर क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया के लिए एक अच्छा दिन बताया। सात अक्टूबर 2023 को इजराइल में यहूदियों के बड़े नरसंहार से दुनिया को स्तब्ध कर देने वाला प्लान याह्या सिनवार के शैतानी दिमाग की ही उपज थी। इस हमले में छोटे छोटे बच्चों तक को हमास के इस्लामिक आतंकियों ने बर्बर तरीके से मारा था। इस हमले में करीब 1200 इजरायलियों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही हमास के आतंकियों ने करीब 250 लोगों को बंधक भी बनाया था। यही वजह है कि जब खान यूनिस के इस कसाई की मौत की खबर और तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई तो दुनिया ने राहत की सांस ली। Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. कुछ लोग हमास के शैतान सिनवार की मौत से सदमे में हैं, लेकिन सच यही है कि इजराइल के राष्ट्रवादियों ने और अपनी अस्मिता के लिए लड़ रही इजरायली जनता ने कट्टरपंथ और नफरत से भरे इस्लामिक ब्रदरहुड के नेक्सस को चिंदी चिंदी कर उड़ा दिया। एक कड़वा सच ये भी है कि इजराइल से ज्यादा हमास और हिजबुल्लाह जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने गाजा के लोगों की जिंदगी तबाह की। दुर्भाग्य से मजहबी सनक में अंधे लोगों को यह बात अभी तक समझ में नहीं आ रही। तो कौन था ये याह्या सिनवार जिसकी एक नहीं गाजा में कई पहचान थी, जैसे हमास का लादेन, खान यूनिस का जल्लाद, आतंक का हिटलर, यहूदियों का दुश्मन और एक बर्बर आतंकी। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि हमास खुद गाजा के लोगों की जान का दुश्मन रहा है।
अगर ऐसा नहीं था तो कोई बस इतना समझा दे कि रिहायशी इलाकों और यहां तक कि अस्पतालों और स्कूलों के नीचे उसने अपने बंकर, छुपने की जगहें और यहां तक कि लंबी सुरंगों का जाल क्यों बिछा रखा था। इसके पीछे दिमाग याहिया सिनवार का ही बताया जाता है, ताकि अगर इजराइल हमास के आतंकियों को निशाना बनाए तो इसमें बड़े पैमाने पर सिविलियन मारे जाएं और ह्यूमन राइट के मामले पर हंगामा खड़ा किया जा सके। यानी हमास को खुद अपने लोगों की जान की परवाह नहीं थी बॉस। याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद हमास का खात्मा करीब करीब हो चुका है। एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि सिनवार का मारा जाना एक तरह से गाजा के लोगों के लिए शांति की राह के बनने जैसा है। हमास के चीफ याहिया सिनवार जैसे आतंकी सरगना ने अपनी नफरत और सत्ता की पकड़ मजबूत करने के लिए नन्हे बच्चों के हाथों में ऐसे ही बंदूकें पकड़ाई थी। खुद पूरी जिंदगी ऐशो आराम में फिरते रहे और गाजा के बच्चों, युवाओं की जिंदगी यहाँ के खंडहरों और तबाह बर्बाद शहर के हवाले कर दी। इतिहास गवाह है कि जो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष 90 के दशक में लगभग खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ चला था, उस शांति प्रयास को हमास ने अपनी सत्ता सनक के लिए भंग कर दिया था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति समझौता ओस्लो में हुआ था। साल था 1993, जिसके अंतर्गत इजराइल और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन ने एक दूसरे को आधिकारिक मान्यता देने और हिंसक गतिविधियों को त्यागने की सहमति प्रकट की थी। ओस्लो समझौते के तहत एक फिलिस्तीनी अथॉरिटी की भी स्थापना की गई थी। हालांकि इस अथॉरिटी को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के भागों में सीमित ऑटोनॉमी ही मिली। इसके बाद साल 1995 में दूसरा ओस्लो समझौता हुआ, जिसमें वेस्ट बैंक के 6 शहरों और करीब 450 कस्बों से इजरायली सैनिकों की पूरी तरह से वापसी का प्रावधान शामिल था। लेकिन साल 1993 और 95 के ओस्लो अकॉर्ड को पलीता लगाया था इसी आतंकी संगठन हमास ने। इसके पीछे वजह गाजा के लोगों की चिंता और उनके लिए शांति की राह नहीं थी, बल्कि आतंकी संगठन हमास की सत्ता हासिल करने की हसरतें थी। जो लोग ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति फिलिस्तीन को लेकर बदली है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने महीन कट्टरपंथी एजेंडे के चलते भ्रम और झूठ फैलाते हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में भारत हमेशा से 2 स्टेट थ्योरी की बात करता रहा है। वो आज भी इस पर कायम है। लेकिन मुद्दा हमास जैसे आतंकी संगठनों के उस जहर का है जो यासिर अराफात की PLO फतह के स्वाधीनता एजेंडे से अलग है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समझौता PLO के दौर में ही हुआ था, जिसे बिगाड़ने में बड़ी भूमिका इस्लामिक कट्टरपंथी हमास की बताई जाती है। दरअसल हमास और फतह फिलिस्तीनी राजनीतिक परिदृश्य में 2 सबसे असरदार पार्टियां हैं। आरोप लगते हैं कि 1995 में इजराइल फिलिस्तीन समझौते के डीरेल होने की एक बड़ी वजह हमास की तरफ से अंजाम दी गई आतंकी घटनाएं रही थीं, जिसमें इजराइल के भीतर कई फिदायीन हमले तक शामिल थे। इससे बात बिगड़ी और शांति समझौता रद्द हो गया। साल 2007 में गाजा पट्टी में हुए चुनाव में हमास ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास की लंबे समय से चली आ रही फतह पार्टी को हराकर गाजा को अपने कब्जे में ले लिया। अब जरा हमास और फतह के बीच बुनियादी अंतर को भी समझिए। हमास की विचारधारा जहां इस्लामिस्ट है, तो वहीं फतह की विचारधारा धर्मनिरपेक्ष है। इजराइल पर हमास की रणनीति सशस्त्र प्रतिरोध की है, जबकि फतह हमेशा से वार्ता का पक्षधर रहा है। हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता,
जबकि फतह इजराइल को मान्यता देता है। हमास 1967 की सीमाओं पर फिलिस्तीनी राज्य की मांग करता है, तो वहीं फतह भी 1967 की ही सीमाओं पर फिलिस्तीनी राज्य की बात करता है। 2007 में जब डरा धमकाकर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए फतह ने नतीजे मानने से इनकार कर दिया, तो हमास के नेताओं ने फतह को गाजा से बाहर धकेल दिया। तब से हमास गाजा पट्टी और फतह वेस्ट बैंक वाले फिलिस्तीनी हिस्से पर शासन करते रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हुआ आतंकी हमला भी हमास नियंत्रित गाजा से ही किया गया था, जिसका ब्लूप्रिंट याह्या सिनवार ने तैयार किया था। और तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्लामिक आतंकी संगठन हमास की क्रूरता और बर्बरता का जिक्र करते हुए उसकी तुलना ISIS से की थी। Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. तो अपने आतंकियों के बर्बर हमलों के साथ जो आगाज हमास के सनकी नेताओं ने किया था, उसका अंजाम दुनिया के सामने है, इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार की मौत के साथ। इतना ही नहीं, इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार के साथ ही हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह भी 2 के साथ एक फ्री के ऑफर में चला गया। इसने एक बात तो साबित कर ही दी कि जो लोग इस जंग को इजराइल और फिलिस्तीन की जंग बता रहे थे, हकीकत यह है कि इजराइल से सीधे युद्ध करने के बजाय ईरान के पाले पोसे गए इस्लामिक आतंकी अलग अलग संगठनों के जरिए जंगबाजी कर रहे थे। इराक में आतंकी संगठन अल मुजाबा और महदी आर्मी, सीरिया में असद के समर्थन वाले कट्टरपंथी संगठन, लेबनान में आतंकी हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूती आतंकियों को फंडिंग और असलहे सप्लाई करके ईरान, इजराइल और यहूदियों को खत्म करने के मिशन में लगा हुआ है। अच्छा, बात ईरान की भी है। इस पर तो ऐसा लगता है कि वो कहावत सटीक बैठती है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। मिडिल ईस्ट का मसीहा बनने के चक्कर में ईरान ने अपनी भद पिटवा ली, खुद के ही खड़े किए गए 2 आतंकी संगठनों को मिट्टी में मिलवा दिया। इसलिए कहते हैं कि जैसी औकात हो काम उतना ही करना चाहिए। अब आयतुल्लाह खामनेई क्या करेंगे? नसरुल्लाह तो निपट गया, इस्माइल हानिया को तो इजराइल ने तेहरान में उससे पहले ही ढेर कर दिया था। अब सिनवार निकल लिया। ये तो इस्लामिक ब्रदरहुड की मीठी चाशनी में लपेटकर ईरान आतंकी जहरीली गोली दुनिया को खिलाने निकला था। अब लगता है वही गोली उसके गले में अटकने वाली, क्योंकि प्रॉक्सी तो गए, अब अगला नंबर खामनेई का है क्या? फिलहाल तो सोशल मीडिया पर खामनेई को लेकर लोग चुटकियां ले रहे हैं, क्योंकि इजराइल के नाम पर मुस्लिम देशों को भड़काकर जिस कट्टरपंथी जहर को उसने मिडिल ईस्ट में उतारने की कोशिश की और प्रॉक्सी के जरिए इजराइल को निशाना बनाता रहा है, अब ये सच किसी से छुपा नहीं है। हालांकि 85 साल के आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि हमास जिंदा है और रहेगा। उन्होंने आगे लिखा कि याह्या सिनवार के लिए, जिन्होंने इस निर्दयी दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में अपना जीवन समर्पित किया, शहादत से कम कुछ भी अपमानजनक होगा। जिस याह्या सिनवार पर वार करने वाले इजराइल को ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई निर्दयी दुश्मन बता रहे हैं, उसी इजराइल ने अपने बच्चों, महिलाओं और दूसरे लोगों के साथ इस शैतान याह्या सिनवार के आतंकियों द्वारा की गई वहशी हरकतों को देखा था। सच ये है कि ईरान सिर्फ इसलिए हमास के साथ खड़ा है क्योंकि वो गैर मुस्लिमों पर हमले करता है। सिनवार को सबसे ज्यादा नफरत थी यहूदियों से, इसलिए इसे गाजा का हिटलर भी कहते हैं। यहूदियों को यातना के साथ मौत देना इसका शगल था। इस्लामिक आतंकी संगठन जैसे कि IS, हूती, हिजबुल्लाह वगैरह से हमास के अच्छे संबंध रहे। सिनवार ने कई फिलिस्तीनियों की भी निर्मम हत्याएं की। जासूसी के आरोप में 12 फिलिस्तीनियों को खान यूनिस में मार डाला था।
याह्या सिनवार भी वैसी ही मौत मारा गया। अंतिम वीडियो में बुरी तरह जख्मी याह्या सिनवार ने उसकी फोटो खींच रहे ड्रोन पर लकड़ी का टुकड़ा फेंका। इजरायली सेना से बचने के लिए सिनवार इस खंडहर में छुपा था। इस दौरान जब इजरायली सैनिक छापेमारी कर रहे थे, आईडीएफ ने 3 संदिग्ध लड़ाकों को देखा। आईडीएफ ने लड़ाकों पर गोलियां चला दी। सिनवार खंडहर के भीतर भाग गया। इसके बाद की ही ये तस्वीरें हैं जिसमें आईडीएफ ने खंडहर में ड्रोन भेजकर इस शख्स की पहचान करने की कोशिश की और जैसे ही ये दिखा, इसके कुछ ही सेकंड्स के भीतर इजरायली सेना ने इस बिल्डिंग पर टैंक फायरिंग शुरू कर दी। महज कुछ सेकंड्स में हमास चीफ जिस बिल्डिंग में छिपा हुआ था, उसे उड़ा दिया गया। धर्म से बड़ा है राष्ट्र, यह बात इजरायलियों ने साबित कर दी। इजरायल को फोर्स में इजरायल के युवा, लड़के, लड़कियां, बुजुर्ग सभी अपनी मातृभूमि, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपनी जमीन के लिए लड़े। इसलिए लड़े क्योंकि उनके ऊपर 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने युद्ध थोपा। बच्चों और महिलाओं को मारा गया। और तो और जब इजरायल ने हमास के खिलाफ जंग छेड़ी तो उत्तरी इजरायल पर लेबनान से हिजबुल्लाह ने हमले शुरू किए। आज हालात यह हैं कि दोनों आतंकी संगठनों के चीफ से लेकर टॉप लाइन लीडरशिप तक खत्म हो चुकी है। यह होता है राष्ट्र रक्षा का संकल्प जो इजरायलियों ने लिया और पूरा किया। अब सवाल है कि क्या यह जंग खत्म होने वाली है? It's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादे जता दिए हैं। करीब 101 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। गाजा के हिस्से में अभी और तबाही है या शांति, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बंधक रिलीज कब होंगे। सवाल यह भी है कि अब हमास का क्या होगा, इसका अगला चीफ कौन होगा। इसमें पहला नाम खालिद मिशाल का है क्योंकि खालिद मिशाल हनिया से पहले 21 सालों तक हमास का चीफ रहा है। साल 1987 में जब हमास का गठन हुआ तो उसमें खालिद भी शामिल था। ये 1996 में हमास का पॉलिटिकल चीफ बना और 2017 तक इस पर कायम रहा। खालिद इस समय दोहा में रहता है और हमास की विदेश नीति का बड़ा चेहरा है। दूसरा नाम है जहर जबरीन का। ये फंडिंग का जुगाड़ करता है, इसलिए इसे हमास का सीईओ भी बुलाया जाता है। ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कैदियों की अदला बदली में बड़ी भूमिका निभाता है। ये इस्माइल हनिया के डिप्टी के तौर पर काम कर रहा था। तीसरा नाम है खलील अल हया। हमास पर कई आर्थिक प्रतिबंध होने के बावजूद ये हर साल करोड़ों डॉलर्स की फंडिंग जुटा लेता है। अल हया हानिया के डिप्टी के तौर पर काम कर रहा था। अल हया इजराइल से बातचीत के पक्ष में नहीं है। इसके ईरान, टर्की, सीरिया, कतर और मिस्र के साथ अच्छे संबंध हैं। और चौथा नाम है मूसा अबू मरजूक, जो हमास के फाउंडर्स में से एक है। फिलहाल तो आईडीएफ ने ये पोस्टर भी जारी कर दिया है जिसमें हमास के उन सीनियर आतंकियों की तस्वीरें हैं जो आईडीएफ के निशाने पर रहे हैं। जिस आतंकी को मार दिया जाता है उसकी तस्वीर के आगे क्रॉस का निशान लगा दिया जाता है। अब इन तस्वीरों में कितने बचे हैं और कब तक बचेंगे, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।